एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। कालू उस्ताद भागो, पुलिस ने छापा मार दिया है। सादिक ने हैरत से कहा, पुलिस का छापा तुम्हारे डेरे पर कालू? कालू चीखा, आजकल इन हरामखोरों से मेरी टसल चल रही है, भागो। वो लोग कमरे से निकलकर भागे। इसी दौरान बाहर से फायर की आवाज सुनाई दी। सादिक और शारिक कमरे से निकलकर अकबी कोठी की तरफ दौड़े। उस तरफ की दीवार काफी ऊंची थी। सादिक दीवार के साथ पुश्त टिकाकर खड़ा हो गया और दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसा दी। बोला, शारिक बाऊ ऊपर चढ़ो। शारिक अपना पैर उसके हाथों पर रखकर ऊपर चढ़ गया। दूसरा पैर उसने सादिक के कंधे पर रखा और उचक कर दीवार पर चढ़ गया। दीवार पर लेटकर उसने हाथ नीचे लटका दिया और सादिक का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचने लगा। चंद सेकंड की जद्दोजहद के बाद सादिक भी दीवार पर पहुंच गया। एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी, वो दीवार पर, मार दो गोली। उसी के साथ फजा में तड़तड़ाहट गूंज उठी। एक गोली शारिक के सर के ऊपर से गुजर गई और एक सादिक के हाथ के करीब दीवार पर लगी। दीवार का पलस्तर उधड़ कर उड़ा। उसके साथ ही उन दोनों ने दूसरी तरफ छलांग लगा दी। फायरिंग की आवाजों से उस घर वाले चीखने लगे थे और जब वो दोनों उस मकान में कूदे तो औरतों और बच्चों के चीखने की आवाज तेज हो गई। सादिक चीखा, शारिक भागो इस तरफ। और वो दोनों पहलू के गलियारे में मकान के सामने वाले रुख की तरफ दौड़े। उन दोनों ने अपने पिस्तौल निकाल लिए थे। वो मकान के सामने वाले रुख पर गेट की दीवार फांद कर गली में कूदे ही थे कि गली के दाएं मोड़ की तरफ से आवाज सुनाई दी, रुक जाओ, गोली मार दूंगा। वो किसी पुलिस वाले की आवाज थी। शारिक ने आवाज की समत गोली चला दी। उसके साथ ही फजा में एक चीख गूंजी। गोली यकीनन उस पुलिस वाले को लगी थी जो चीखता हुआ ढेर हो गया था। शारिक दूसरी तरफ दौड़ा, लेकिन उस तरफ भी एक पुलिस वाला मौजूद था और सादिक पिस्तौल से फायरिंग करके उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने बाकायदा प्लानिंग करके छापा मारा था। उन्होंने 3-4 गलियों को घेरे में ले रखा था ताकि उसके डेरे में मौजूद दूसरे लोग फरार न हो सकें। सादिक ने कहा, शारिक सामने वाले मकान में घुस जाओ और उसके पिछली तरफ से कूद कर निकलने की कोशिश करो। कालू के मकान की तरफ से मुसलसल फायरिंग की आवाज आ रही थी। शारिक जमीन पर लेटा हुआ था। वो सीने के बल सामने वाले मकान की तरफ रेंगने लगा। दाएं तरफ से एक फायर हुआ। गोली शारिक से 2 फुट आगे जमीन पर लगी। शारिक ने दाईं तरफ एक फायर झोंक दिया और उठकर सामने वाले बंगले की तरफ दौड़ा और उचक कर दीवार पर चढ़ गया। दूसरी तरफ कूदना ही चाहता था कि एक और फायर हुआ और उसके साथ ही शारिक के मुंह से चीख निकल गई। गोली उसकी पिंडली में लगी थी और गोश्त चीरती हुई निकल गई थी। शारिक ने दूसरी तरफ छलांग लगा दी और उठकर दौड़ने लगा। चंद कदम के बाद वो लड़खड़ा कर गिरा। वो उठना ही चाहता था कि एक आदमी बरामदे से निकलकर उसके सामने आ गया। वो साहिब खाना था और उसके हाथ में 2 नाली बंदूक थी। वो शख्स से कुर्राया, अपनी जगह से हरकत मत करना, गोली मार दूंगा। शारिक ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए फायर कर दिया। गोली उस शख्स के सीने में लगी और वो चीखता हुआ ढेर हो गया। वो शख्स शारिक को निहत्ता समझा था और उसकी यही गलत फहमी उसे ले डूबी। शारिक ने उठकर गेट की तरफ छलांग लगा दी। चंद सेकंड के बाद वो आगे वाली गली में पहुंच चुका था। उसने इधर उधर देखा और एक तरफ दौड़ लगा दी। उसकी टांग से खून बह रहा था और उसे दौड़ने में खासी दुश्वारी पेश आ रही थी, लेकिन रुकने का मतलब भी मौत के सिवा कुछ न था। वो लंगड़ाता हुआ गलियों में दौड़ता रहा। फायरिंग बंद हो चुकी थी। सादिक भी शायद किसी तरफ निकल जाने में कामयाब हो गया था। कालू और उसके साथियों के बारे में कुछ अंदाजा नहीं था कि वो पकड़े गए थे, मारे गए थे या फरार होने में कामयाब हो गए थे। शारिक वहां से 7वीं या 8वीं गली में आ चुका था। दफतन एक तरफ से भारी जूतों की आवाज सुनकर वो चौंक गया। उसे समझने में देर न लगी कि वो पुलिस वाले थे जो उनकी तलाश में गलियों में दौड़ रहे थे। शारिक ने इधर उधर देखा और एक कोठी की दीवार फांद कर आहिस्तगी से अंदर कूद गया। ये कोठी ज्यादा बड़ी नहीं थी। एक कमरे की खिड़की से रोशनी नजर आ रही थी। उसने खिड़की से झांकने की कोशिश की मगर अंदर की तरफ पर्दा पड़ा हुआ था। वो इधर उधर देखने लगा। एक कोने से पर्दा जरा सा सरका हुआ था। शारिक ने उस जगह से झांक कर देखा। ये कोई स्टडी रूम था। एक दीवार के साथ शेल्फ पर किताबें सजी हुई थी। उसके साथ ही मेज और कुर्सी लगी हुई थी। कोई औरत कुर्सी पर बैठी मेज पर झुकी हुई थी। उसकी पुश्त शारिक की तरफ थी। वो उस औरत का चेहरा न देख सकता था, लेकिन उसे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश न आई कि वो औरत कुछ पढ़ रही थी और साथ साथ कुछ नोट्स भी लेती जा रही थी। शारिक चंद लम्हे खिड़की के सामने खड़ा रहा और फिर दरवाजे के सामने आ गया और आहिस्तगी से दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी, कौन है इस वक्त?
शारिक ने मुर्दा से लहजे में कहा, दरवाजा खोलिए, खुदा के लिए दरवाजा खोलिए, मैं मर रहा हूँ, मुझे मदद की जरूरत है। अंदर से कहा गया, कौन हो भाई, क्या हुआ तुम्हें? उसके साथ ही दरवाजा खुल गया। शारिक ने बड़ी फुर्ती से अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजा खोलने वाली औरत को पिस्तौल की जद पर ले लिया। शारिक गुर्राया, मुंह से आवाज निकली तो गोली से उड़ा दूंगा। घर में कितने लोग हैं? वो औरत हकलाई, कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। शारिक के मुंह से बेइख्तियार निकला, तुम? उसके सामने समीना खड़ी थी, वही औरत जिसने लाहौर से फैसलाबाद तक बस में उसके साथ सफर किया था। समीना हकला कर रह गई, कौन हो तुम? उसका चेहरा खौफ से धुआं हो रहा था। शारिक ने कहा, पुलिस मेरा पीछा कर रही है, ये बत्ती बंद कर दो और किसी अंदरूनी कमरे में चलो, मुंह से कोई आवाज निकालने की कोशिश मत करना। समीना बोली, घर में कुछ नहीं है, न नकदी न जेवर, यहाँ तुम्हें चंद रुपयों से ज्यादा नहीं मिलेंगे। शारिक बोला, मुझे न तो रुपयों की जरूरत है और न जेवरात की, मुझे पनाह चाहिए, इस वक्त तुम्हारी मदद की जरूरत है मुझे। अगर तुम मेरे साथ ताउन करोगी तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बसूरत दीगर उसने समीना के चेहरे के सामने पिस्तौल लहराया, फिर बोला, चलो दूसरे कमरे में चलो मिस समीना, और बत्ती बंद कर दो। समीना उछल पड़ी, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? शारिक ने कहा, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम गर्ल्स कॉलेज में लेक्चरर हो। ये बत्ती बंद कर दो और किसी अंदरूनी कमरे में चलो। समीना ने स्विच ऑफ कर दिया। एक अंदरूनी कमरे की बत्ती जल रही थी, दरवाजा खुला हुआ था और रोशनी उस कमरे तक आ रही थी। समीना उस कमरे में आ गई, उसकी टांगें हौले हौले कांप रही थीं। शारिक भी उसके पीछे ही कमरे में दाखिल हुआ था, पिस्तौल उसके हाथ में था और वो गहरी नजरों से समीना की तरफ देख रहा था। शारिक ने कहा, तुम्हारी टांगें कांप रही हैं, बैठ जाओ, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। समीना एक कुर्सी पर गिर गई। वो चंद लम्हे शारिक की तरफ देखती रही, फिर बोली, तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगता है। शारिक बोला, हमने तकरीबन 3 घंटे तक बस की एक ही सीट पर बैठकर सफर किया था। हैरत है कि तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। समीना एक बार फिर हकलाई, तुम? और गहरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। तुम्हारा चेहरा, ये दाढ़ी? शारिक ने कहा, उस रोज मेरे चेहरे पर सिर्फ 1-2 दिन का शेव था और अब ये दाढ़ी मैंने हुलिया बदलने के लिए रखी है। समीना के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकला। ओह। शारिक बोला, चलो अच्छा हुआ तुमने मुझे पहचान तो लिया। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और सूरत हाल बेहतर होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। और शारिक एकदम खामोश हो गया। बाहर गली में भारी कदमों और बातों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो 2 या 2 से ज्यादा आदमी थे। कदमों की आवाज रुक गई, मगर बोलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर के बाद दरवाजा धड़धड़ाया जाने लगा। समीना के चेहरे पर खौफ के साए गहरे हो गए। वो बोली, शायद पुलिस। शारिक ने सरगोशियाना लहजे में कहा, शायद नहीं, यकीनन। इस दौरान दरवाजा फिर धड़धड़ाया गया। शारिक बोला, तुम बाहर जाओ, वो तुमसे मेरे बारे में पूछेंगे। अगर तुमने मेरी मौजूदगी के बारे में बताया तो जिंदा नहीं बचोगी। जाओ, उन पर यह जाहिर करना कि तुम सो रही थी। यहाँ कोई नहीं आया और तुमने कोई आवाज भी नहीं सुनी। समीना चंद लम्हे उसकी तरफ देखती रही, फिर कुर्सी से उठकर दूसरे कमरे में आ गई। उसकी टांगें वाज़े तौर पर कपकपा रही थीं। उसने दरवाजे के साथ वाली खिड़की खोली और लरसती हुई आवाज में पूछा, कौन है? बाहर से एक भारी आवाज सुनाई थी, दरवाजा खोलिए, हमें एक खतरनाक मुजरिम की तलाश है, वो कत्ल करके भागा है। समीना को सीने में दिल डूबता महसूस हुआ। कातिल? इस मर्तबा तो उसके जी में आई कि दरवाजा खोलकर भाग जाए और उन्हें बता दे कि कातिल उसके घर में छुपा हुआ है। लेकिन शारिक के अल्फाज उसके जहन में गूंजने लगे। अगर तुमने मेरी मौजूदगी के बारे में बताया तो जिंदा नहीं बचोगी। उसने खिड़की से झांकते हुए कहा, नहीं, यहाँ कोई नहीं आया, मैं सो रही थी। चौहार दीवारी के बाहर 3-4 आदमियों के सर नजर आ रहे थे। एक आदमी ने कहा, खून के धब्बे आपके दरवाजे तक हैं, अगर वो मकान में कहीं छुप गया है तो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। समीना का दिल उछलकर हलक में आ गया। खून? नहीं, यहाँ कोई नहीं आया, हो सकता है वो किसी दूसरी तरफ निकल गया हो। मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है। बाहर से चंद लम्हों तक खुसर फुसर की आवाजें सुनाई देती रहीं। फिर एक और आवाज आई, मैडम मैं आपका पड़ोसी गुराया हूँ, आप दरवाजा खोल दीजिए, पुलिस अपना इत्मीनान कर ले, हो सकता है कातिल मकान की छत पर हो या कहीं और छुपा हुआ हो। समीना के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके पीछे मौत खड़ी थी और सामने कानून के मुहाफिज। वो उन्हें कह चुकी थी कि यहाँ कोई नहीं आया, लेकिन अगर पुलिस वाले मकान के अंदर घुस आए तो? उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। शारिक उसके करीब ही दरवाजे की आड़ में खड़ा था, पिस्तौल उसके हाथ में था। समीना को पता नहीं चला था कि वो कब कमरे से निकलकर वहां आया था। शारिक ने सरगोशी की, बाहर का दरवाजा खोल दो, उन्हें कमरे में मत आने देना। बाहर से पड़ोसी गुराया की आवाज सुनाई दी, समीना बहन दरवाजा खोल दीजिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है,
हम यहाँ मौजूद हैं। समीना ने एक बार फिर शारिक की तरफ देखा। शारिक ने असबात में सर हिला दिया। समीना ने कांपते हुए हाथों से कुंडा हटाया और फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। उसने बाहर का गेट खोला और तेजी से कमरे में आकर दरवाजा बंद कर दिया और दोबारा खिड़की में खड़ी हो गई। वो पुलिस वाले और समीना का पड़ोसी गोराया और एक और आदमी गेट से अंदर आ गया। वो भी समीना के सामने वाले घर में रहता था। एक पुलिस वाले के हाथ में टॉर्च थी। वो उसकी रोशनी में इधर उधर देख रहा था। फिर मकान के पिछले हिस्से की तरफ चले गए। उनकी बातों की आवाजें समीना के कानों तक पहुंच रही थीं। शारिक भी पिस्तौल लिए खड़ा था। उसके कान भी आवाजों पर लगे हुए थे। कुछ देर के बाद पुलिस वाले मकान की छत पर थे। उनके कदमों की आवाजें सुनाई देती रहीं। तकरीबन 3 मिनट के बाद पुलिस वाले छत से उतर आए। एक पुलिस वाले ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, मफरूर जख्मी है। खून के धब्बे आपके मकान के बैरूनी दरवाजे तक हैं, लेकिन इससे आगे कोई सुराग नहीं मिल रहा। हो सकता है यहाँ पहुंचकर उसके जख्म से खून बहना बंद हो गया हो, या यहाँ रुककर उसने जख्म पर रुमाल वगैरह बांध लिया हो और किसी और तरफ निकल गया हो। बहरहाल आप मोहतात रहिए। अंदर के दरवाजे वगैरह अच्छी तरह बंद कर लें। अगर किसी मुश्तबा आदमी को देखें तो हमें फौरन इत्तला कर दें। इस ताउन के लिए शुक्रिया। पुलिस वाले गेट से बाहर निकल गए। समीना ने बाहर जाकर गेट बंद किया और कमरे में दाखिल होकर धड़ से दरवाजा बंद कर दिया और टेक लगाकर खड़ी हो गई। उसका सांस तेज हो रहा था, जैसे मीलों दूर से भाग कर आई हो। उसने शारिक की तरफ देखा। शारिक के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। उसने समीना की तरफ देखा, बोला, चले गए? समीना ने गहरा सांस लेते हुए कहा, हाँ चले गए, लेकिन अगर उन्हें यहाँ तुम्हारी मौजूदगी का पता चल जाता तो तुम्हारे साथ मैं भी। शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम पर आंच न आने देता। अब यहीं खड़े रहने का इरादा है या अंदर चलें? समीना उस कमरे में आकर दोबारा कुर्सी पर ढेर हो गई। शारिक उसके सामने खड़ा था। वो कातिल था और उसने समीना को यरगमाल बना लिया था। वो शारिक के बारे में कुछ नहीं जानती थी। सिर्फ 3 घंटे के सफर का साथ रहा था। इस सफर के दौरान वो एक दूसरे के नाम से वाकिफ हुए थे। समीना ने अपने बारे में बताया था कि वो लेक्चरर हैं और शारिक ने बताया था कि वो ग्रेजुएट है, कहीं मुलाजिमत नहीं करता और एक दोस्त से मिलने के लिए फैसलाबाद जा रहा है। मंजिल पर पहुंचकर उनके रास्ते जुदा हो गए थे। समीना बस से उतरकर अपने घर आ गई थी। शारिक उस वक्त बसों के अड्डे पर ही खड़ा रह गया था और अब समीना सोच रही थी कि शारिक ने पहले ही से किसी तरह उसका घर देख लिया था, या इस वक्त उसका यहाँ आना महज इत्तेफाक था। यह महज इत्तेफाक हो या कुछ और, सूरत हाल संगीन थी। वो कातिल था और पुलिस उसकी तलाश में थी। वो उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता था। ये सब कुछ सोचते हुए उसकी नजरें सामने खड़े हुए शारिक की टांग पर पड़ी। उसकी पैंट पिंडली से नीचे पांचे तक खून से तर हो रही थी और उसका जूता भी खून आलूद था। समीना के ख्यालात की रौ एकदम बहक गई। वो बोली, ओह तुम जख्मी हो? ये जानते हुए भी कि वो एक खतरनाक कातिल है, उसके सीने में शारिक के लिए हमदर्दी के जज्बात उभर आए। शारिक बोला, हाँ मेरी टांग में गोली लगी है। गोली पिंडली का गोश्त चीरती हुई निकल गई और अब तो शायद खून भी रिसना बंद हो गया है। समीना एकदम कुर्सी से उठ गई, बोली, बैठो, यहाँ बैठो, मैं तुम्हारा जख्म देखती हूँ। शारिक ने हैरत से उसकी तरफ देखा, बोला, तुम? वो बोली, हाँ मैंने फर्स्ट एड का कोर्स किया हुआ है, मेरे पास फर्स्ट एड बॉक्स भी है, अगर जख्म ज्यादा गहरा ना हुआ तो ड्रेसिंग कर सकती हूँ। यहाँ बैठो, मैं यहीं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। समीना जैसे ही मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ी, शारिक भी उसके पीछे चल पड़ा। समीना ने मुड़कर उसकी तरफ देखा मगर कुछ बोली नहीं। दूसरे कमरे में लकड़ी की अलमारी के ऊपर फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ था। उसने बॉक्स उठाया और दोबारा उस कमरे में आ गई। ये दरअसल उसका बेडरूम था। एक तरफ सिंगल बेड बिछा हुआ था, उसके करीब ही एक साइड टेबल थी जिस पर जाती इस्तेमाल की 2-3 चीजें रखी हुई थी। करीब ही वो कुर्सी पड़ी थी जिस पर कुछ देर पहले तक समीना बैठी रही थी। समीना ने कुर्सी की तरफ इशारा किया, बोली, बैठ जाओ और इसे एक तरफ रख दो या जेब में डाल लो। उसका इशारा पिस्तौल की तरफ था। शारिक ने मुस्कुराते हुए पिस्तौल को साइड टेबल पर रख दिया और कुर्सी पर बैठकर उसने पतलून का पांचा ऊपर उठा दिया। जख्म से लेकर टखने तक टांग खून में लिथड़ी हुई थी। फर्श पर सुर्ख रंग की दरी बिछी हुई थी। समीना दरी पर बैठ गई और फर्स्ट एड बॉक्स खोलकर उसमें से कुछ चीजें निकालने लगी। पहले उसने कॉटन से उसके जख्म के आसपास से खून साफ किया, फिर कॉटन स्पिरिट में तर करके उसका जख्म साफ करने लगी। शारिक के मुंह से सिसकारी निकल गई। उसने जबड़े भींच लिए। इतनी तकलीफ तो शायद उसे उस वक्त भी नहीं हुई थी जब गोली लगी थी। अब तो उसे यूं लग रहा था जैसे जख्म में मिर्च भरी जा रही हो। उसने जख्म से जरा ऊपर टांग को दोनों हाथों से गिरफ्त में ले लिया और जबड़े सख्ती से भींच रखे। समीना कुछ देर तक स्पिरिट से जख्म साफ करती रही, फिर उसने दवा लगाकर पट्टी बांधी। गोली अगर जख्म में मौजूद होती तो तशवीश की बात होती, लेकिन गोली गोश्त को चीरती हुई निकल गई थी और उसके ख्याल में खतरे की कोई बात नहीं थी। समीना ने पूछा, कुछ खाओगे या चाय पियोगे? उसका खौफ अब काफी हद तक दूर हो चुका था।
शारिक बोला कुछ खाने का तो मूड नहीं है, लेकिन चाय जरूर पीऊंगा। समीना ने फर्स्ट एड बॉक्स संभाल कर अलमारी पर रखा और हाथ धोकर किचन में चली गई। गैस का चूल्हा जलाते हुए उसने आहट पाकर पीछे मुड़कर देखा। शारिक किचन के दरवाजे में खड़ा था और उसके एक हाथ में पिस्तौल मौजूद था। समीना बोली, शायद तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं है। शारिक बोला, जब जिंदगी दांव पर लगी हुई हो तो किसी पर भी एतमाद नहीं किया जा सकता। समीना ने उसे घूरा, बोली, बातें अच्छी कर लेते हो। बस के सफर के दौरान तुम्हारी बातों ही ने मुझे मुतासिर किया था और मैं तुम्हें एक शरीफ आदमी समझी थी। शारिक ने कहा, मेरी शराफत में तुम्हें कोई शुबा नहीं होना चाहिए। क्या ये मेरी शराफत का सबूत नहीं कि मुझे इस मकान में आए हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और मैंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं की। समीना ने उसे घूरा, बोली, तुम ऐसा कर भी नहीं सकते थे। मैंने अगर तुम्हें यहाँ पनाह दी है तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं तुम्हारी कोई हरकत बर्दाश्त कर लूंगी। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, हर जुल्म सह सकती है, लेकिन अपनी तरफ उठने वाली कोई मैली आंख बर्दाश्त नहीं कर सकती। शारिक ने कहा, मुझे पनाह देने का शुक्रिया, लेकिन मेरी नजरों में मैल नहीं है। समीना ने 2 कपों में चाय उंडेलते हुए पूछा, किसको कत्ल करके आए हो? शारिक बोला, एक पुलिस वाले को। मैंने इरादतन उसे कत्ल नहीं किया, अपने दिफा में गोली चलाई थी। समीना ने चाय का एक कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, पुलिस बिला वजह तो किसी पर गोली नहीं चलाती। क्या जुर्म किया था तुमने? शारिक के मुंह से गहरा सांस निकल गया। बोला, जुर्म? यही तो मेरा जुर्म है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। वो दोनों फिर उसी कमरे में आ गए। समीना पलंग की पट्टी पर बैठ गई और शारिक कुर्सी पर बैठ गया। पिस्तौल उसने साइड टेबल पर रख दिया और चाय की चुस्कियां लेने लगा। समीना ने उसे घूरा, बोली, बात मेरी समझ में नहीं आई। शारिक ने कहा, ऐसी बातें शायद किसी की भी समझ में नहीं आती। जब मुझे अपने माँ बाप के कत्ल के इल्जाम में 14 साल के लिए जेल भेजा गया था तो उस वक्त मैं भी कुछ नहीं समझा था, लेकिन अब मैं बहुत कुछ समझ चुका हूँ। समीना का हाथ कांप गया। अगर वो कप को फौरन ही मेज पर न रख देती तो चाय उस पर गिर जाती। वो बोली, क्या कहा तुमने? तुमने अपने माँ बाप को कत्ल? शारिक ने उसकी बात काट दी, बोला, नहीं, लेकिन पहली मर्तबा सजा मुझे इसी इल्जाम में हुई थी। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ, फिर अपनी दास्तान सुनाने लगा। आखिर में वो कह रहा था, अगर ये सब कुछ न हुआ होता तो आज मैं इस तरह पुलिस से छुपने की बजाय माशरे का एक मुअज़्ज़ज़ शहरी होता। मैंने 4th क्लास की उर्दू की किताब में एक मजमून पढ़ा था, पुलिस वाला। उस मजमून में ये साबित करने की कोशिश की गई थी कि पुलिस शहरियों के जानोमाल और इज्जत व आबरू की मुहाफिज होती है, लेकिन मेरा अब तक का तजुर्बा यह है कि पुलिस ही शरीफ आदमियों को चोर, डाकू और कातिल बनाती है। समीना बोली, मुझे तुम्हारी कहानी सुनकर अफसोस हुआ, मुझे तुमसे हमदर्दी है। ये कहते हुए उसने दीवार पर आवेज़ां क्लॉक की तरफ देखा। 12:35 हुए थे। वो शारिक की तरफ देखते हुए बोली, मेरा ख्याल है अब खतरा टल चुका है, तुम्हें चले जाना चाहिए। शारिक ने अजीब सी निगाहों से उसकी तरफ देखा, बोला, क्या तुम्हारे ख्याल में मुझे इस हालत में यहाँ से चले जाना चाहिए? समीना ने कहा, मैं एक शरीफ औरत हूँ, इस मोहल्ले में मेरी बड़ी इज्जत है, एक कातिल की हैसियत से न सही, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें यहाँ देख ले। शारिक बोला, इस शहर में मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं जिस दोस्त से मिलने फैसलाबाद आया था वो भी उस वक्त मेरे साथ था। अब मुझे नहीं पता कि वो पुलिस मुकाबले में मारा गया है, पकड़ा गया है या फरार होने में कामयाब हो गया है, लेकिन पुलिस उसके बारे में बहुत कुछ जानती है। उसका ठिकाना भी पुलिस की नजरों में है और मैं वहां जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता, इसलिए जब तक ये हंगामा ठंडा नहीं हो जाता मैं यहीं रहूंगा। समीना उछल पड़ी, क्या मतलब? उसे अपने दिमाग में चींटियां सी रेंगती महसूस हो रही थी। हो सकता है वो किरदार के लिहाज से शरीफ आदमी हो, उसकी दास्तान भी दुरुस्त हो कि वो मुजरिम नहीं था, उसे मुजरिम बनाया गया है, लेकिन कानून की निगाह में वो मुजरिम ही था और उस वक्त कत्ल के इल्जाम में पुलिस को मतलूब था। वो एक ऐसे अजनबी के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती थी। वो बोली, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें जाना ही होगा। शारिक बोला, जब तक हालात साजगार नहीं हो जाते मैं यहीं रहूंगा। ये कहते हुए उसने मेज पर से पिस्तौल उठा लिया, फिर बोला, उस वक्त तक तुम भी घर से बाहर नहीं जा सकोगी और ना ही तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आएगा। अगर कोई आ भी जाए तो उसे बाहर ही से टरखा दोगी, समझी? समीना रो देने वाले लहजे में बोली, या इलाही, ये मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। शारिक बोला, ये मुसीबत तो तुम्हें बर्दाश्त करना ही पड़ेगी। अगर तुम सोना चाहो तो अपने बिस्तर पर सो सकती हो, मैं कमरे के बाहर कुर्सी पर बैठकर रात गुजार लूंगी। समीना घिघियाई, बोली, नहीं, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो और यहाँ से चले जाओ। शारिक ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, ये तो तुम जान ही चुकी हो कि मैं कत्ल के इल्जाम में पुलिस को मतलूब हूँ। अपनी जान बचाने के लिए अगर मैं एक आदमी को मौत के घाट उतार सकता हूँ तो दूसरा कत्ल करने में भी कोई झिझक महसूस नहीं करूंगा। समीना का चेहरा धुआं हो गया। उसे समझने में देर न लगी कि अब वो उसके चुंगल में फंस चुकी है
और इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता उसके सामने नहीं था। वो उस लम्हे को कोसने लगी जब उसने शारिक की दर्द भरी आवाज सुनकर दरवाजा खोला था। उसे अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा था। उसे एक मौका मिला था जब पुलिस आई थी और वो दरवाजा खोलने के लिए बाहर निकली थी। वो उसके लिए बेहतरीन मौका था। वो पुलिस को मकान में उसकी मौजूदगी के बारे में बता देती तो इस वक्त उसे ऐसी संगीन सूरत हाल का सामना न होता। शारिक ने कुर्सी उठाकर कमरे के बाहर दरवाजे के सामने डाल दी और इत्मीनान से बैठ गया और समीना की तरफ देखते हुए बोला, तुम चाहो तो आराम से बिस्तर पर सो सकती हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। समीना बोली ठीक है और उठकर दरवाजे के करीब आकर उसने दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन शारिक ने पैर फंसा दिया। बोला दरवाजा खुला रहेगा और कुर्सी उठाकर दरवाजे के बीच में रख दी। समीना चंद लम्हे उसकी तरफ देखती रही, फिर पलंग पर बैठ गई। उसके चेहरे पर रो देने वाले तासुरात थे। समीना पलंग की पट्टी पर सर झुकाए बैठी रही। दीवार गिर क्लॉक ने 2 बजने का ऐलान किया तो उसने सर उठाकर शारिक की तरफ देखा। वो कुर्सी पर चाको चौबंद बैठा था। उसके चेहरे को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि जैसे नींद का उसकी आंखों में नामो निशान ना हो। नींद तो समीना की आंखों से भी कोसों दूर थी। ऐसी सूरत हाल में उसे जल्द कैसे नींद आ सकती थी। उसके घर में एक कातिल मौजूद था। उसके हाथ में पिस्तौल था। वो जवान आदमी था। अब तक उसने अगरचे वाकई कोई बदतमीजी नहीं की थी, लेकिन मर्द की नीयत का क्या भरोसा। उसके दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। सोना तो दरकनार, वो तो उसकी मौजूदगी में बिस्तर पर लेट भी नहीं सकती थी। शारिक के आने से पहले समीना उस कमरे में बैठी सुबह क्लास में दिए जाने वाले लेक्चर की तैयारी कर रही थी। उसका तरीक़ाकार यही था। सुबह कॉलेज में जिन मौज़ूआत पर लेक्चर देना होता, रात को वो उनकी स्टडी जरूर करती, लेकिन आज उसका सारा प्रोग्राम दरहम बरहम हो गया। उसे शुबा ही नहीं बल्कि यकीन था कि ये खूनी सुबह उसे कॉलेज भी नहीं जाने देगा।